हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जो हम लोग का 2000 प्लस नीट का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है, उसका सेकेंड पार्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं। इस 2000 पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, नीट का जितना भी 38 साल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है सबको मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। और मैं ये कोशिश करूंगा कि आप लोग का नीट के एग्जाम से पहले वन शॉट का फॉर्म में मैं सारे पीआईक्यू का चैप्टर वाइज आप लोग को कंप्लीट करा दूँ। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग दिया है, आपको मैच करना है। लेफ्ट साइड में मॉलिक्यूल्स दिया है और राइट साइड में आपको कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है वो आपको मतलब फाइंड करना है, मैच करना है। सिग्मा बॉन्ड्स कितना प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड्स कितना प्रेजेंट से आप लोग को फाइंड करना है। देखिए इस क्वेश्चन, मान लीजिए ये क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में आ गया तो मैं आपको बताऊंगा कि ना केवल मैं आपको पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगा बल्कि पीवाईक्यू से अप्रोच भी बताऊंगा कि एग्जाम हॉल में जब ओएमआर हम लोग के पास रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, तो कैसे हम लोग को इसका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो हम लोग का अप्रोच क्या होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले मैं इथेन जो है, इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। देखिए सबसे पहले जो है मैं आपका इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। एक मिनट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। तो देखिए इथेन का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं यहाँ पे। सबसे पहले मैं इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। देखिए इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो इथेन का स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगा हम लोग के पास ये वाला। ये होता है हम लोग का इथेन का स्ट्रक्चर। इथेन का स्ट्रक्चर है। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि किस तरह का बॉन्ड प्रेजेंट है। देखिए कार्बन कार्बन जो है दो एटम, दो एटम के बीच कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हम लोग कार्बन कार्बन के बीच देखेंगे क्या, सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो हम लोग को पता चल गया जो ए है, इथेन है, उसमें 1 सिग्मा बॉन्ड्स आपका प्रेजेंट है। देखिए ये भी सिग्मा बॉन्ड्स है हाइड्रोजन के बाद, लेकिन ये मतलब आपका बोला कि दो जो कार्बन है, जो दो कार्बन एटम है, कार्बन एटम के बीच वाला बॉन्ड्स आपको फाइंड करने बोला है। तो ये क्वेश्चन में ये बोला है। तो ये जो है ए का हम लोग डायरेक्ट दिखाएंगे, ए का क्या है हम लोग का 3 हो जाएगा, क्योंकि इथेन में 1 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन एटम के बीच। तो ए का जैसे ही 3 हुआ, जैसे ए का 3 हुआ तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को मैं क्या कर दूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा। एग्जाम में आपको यही अप्रोच लगाना है, ऑप्शन के साथ आपको खेलना है। तो देखिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को जैसे मैं एलिमिनेट कर दिया तो ऑप्शन देखिए ए और बी में जो बी है इथीन, इथीन का देखिए ऑप्शन ए में भी इथीन का 4 के साथ मैच किया हुआ है और ऑप्शन बी में भी जो इथीन का है ऑप्शन 4 के साथ आपका मैच किया है। तो इसमें बाय डिफॉल्ट मैं ऐसे गेस कर दूंगा कि इथीन का जो है वो 4 ही होगा। तो मेरे को पता चल गया बी का क्या होगा, ऑप्शन 4 होगा। लेकिन अभी क्या है सी, मेरे को अभी क्या चेक करना पड़ेगा फाइनल आंसर निकालने के लिए, सी को चेक करना पड़ेगा या फिर डी को चेक करना पड़ेगा। लेकिन सी में दिया है कार्बन मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है, तो कार्बन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मान लीजिए मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन डी का स्ट्रक्चर मेरे को पता है इथाइन। तो इथाइन का स्ट्रक्चर मैं तुरंत फाइंड आउट करूंगा। इथाइन का स्ट्रक्चर मैं जानता हूं, इथाइन का स्ट्रक्चर ये होता है, इथाइन का स्ट्रक्चर होता है कार्बन कार्बन दो एटम के बीच क्या प्रेजेंट रहता है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। तो पाई बॉन्ड में हम लोग जानते हैं जो ऊपर का जो है पाई रहता है, नीचे का पाई रहता है और बीच का सिग्मा रहता है। तो जानते हैं हम लोग जो 53 बोले हैं उसमें 2 पाई 1 सिग्मा प्रेजेंट रहता है। तो देखिए इथाइन डी का क्या होगा, 2 पाई 1 सिग्मा किस में है, 1 में है। तो डी का क्या होगा 1। तो डी का जैसे 1 होगा तो सी का क्या होगा 2 होगा। तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो तुरंत ऐसे ही हम लोग को अप्रोच निकालना है। देखिए यहाँ पे जो पार्ट 1 है उसमें क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 को डिटेल्स में बताया, तो वहां पे मैं डिटेल्स में बताते जो कार्बन मॉलिक्यूल्स है C2 मॉलिक्यूल्स, उसका स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, उसमें 2 पाई बॉन्ड्स कैसे क्यों प्रेजेंट रहता है। तो मैं आपको ये डिटेल से बताया पार्ट 1 में। अगर आपको जानना है तो पार्ट 1 आप विजिट करिए। चलिए हम लोग बिना समय गवाए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, the number of sigma bonds, pi bonds and lone pair of electrons in pyridine respectively are। pyridines में कितना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको pyridines का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए pyridines का स्ट्रक्चर क्या होता है, pyridines का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, pyridines का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये होता है pyridine का स्ट्रक्चर। ये हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फाइंड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हम लोग चलिए पहले फाइंड करते हैं। तो देखिए एक सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड्स बाहर का बॉन्ड्स में हो गया। अब अंदर का बॉन्ड्स काउंट करेंगे। हम लोग जानते हैं पाई बॉन्ड्स में, एक पाई बॉन्ड्स में एक सिग्मा बॉन्ड छुपा रहता है। तो देखिए हम लोग काउंट करेंगे तो क्या होगा, 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11। तो 11 सिग्मा बॉन्ड जो है हम लोग को निकल के आ गया pyridine में। जैसे मैं दिखा कि 11 सिग्मा बॉन्ड्स है तो ऑप्शन ए जो है और ऑप्शन सी दोनों को मैं एलिमिनेट कर दूंगा। तो मेरा आंसर या तो ऑप्शन बी हो सकता है या ऑप्शन डी हो सकता है। तो आगे पढ़ेंगे। तो पाई बॉन्ड्स फाइंड करने बोला। देखिए पाई बॉन्ड्स कितना है, पाई बॉन्ड्स 1 2 3। तो 3 पाई बॉन्ड्स जैसे ही है, जैसे 3 पाई बॉन्ड्स है तो बाकी आगे मैं चेक ही नहीं करूंगा, डायरेक्ट ऑप्शन डी को टिक करके आगे बढ़ूंगा। लोन पेयर वगैरह कुछ हम लोग को दिखना ही नहीं है, बाहर में जाए। जैसे ही मेरे को निकल के आ गया 1 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड, ऑप्शन डी में ये कर रहा है, सेट हो रहा है, तो ऑप्शन डी को मैं टिक करके आगे बढ़ूंगा। और देखिए यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर एक सिग्मा बॉन्ड्स, एक लोन पेयर है। तो pyridines जो मॉलिक्यूल है उसमें 11 सिग्मा बॉन्ड्स है,
3 पाई बॉन्ड से एंड 1 आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आशा करता हूँ आपका वो जो ऑप्शन क्वेश्चन 2 है वो अच्छे से समझ में आया। इसका डिटेल्स में और भी लिंक करके मैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स और भी लिंक करके और पार्ट 1 में बताया हूँ। अगर आपको जानना है तो आप पार्ट 1 को विजिट करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp एंड sp। देखिए इसमें ABCD करके 4 ऑप्शन दिया है। इसमें बोला है कि sp2 sp2 sp sp इस ऑर्डर में कौन सा ऑप्शन में आपका हाइब्रिडाइजेशन फॉलो कर रहा है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको क्या याद रखना है, तो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, देखिए हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड और जो लोन पेयर है यही क्या करता है, आपका पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में। पाई बॉन्ड जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है हाइब्रिडाइजेशन में, पाई बॉन्ड जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा। और क्या आपको याद रखना है, जैसे आपको एक चीज याद रखना है, जो sp3 जब हाइब्रिडेशन होगा तो हम लोग को 4 बॉन्ड मतलब काउंट करना पड़ेगा। 4 बॉन्ड के लिए sp3 हाइब्रिडेशन होता है। जैसे sp2 ये ट्रिक है, sp2 हाइब्रिडेशन के लिए 3 बॉन्ड हम लोग को देखना पड़ेगा और sp हाइब्रिडेशन के लिए हम लोग को 2 बॉन्ड देखना पड़ेगा। जिसमें बोला कि आपको हाइब्रिडेशन के लिए क्या कौन पार्टिसिपेट करता है, सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है। तो sp3 जो हाइब्रिडेशन है इसमें 4 हम लोग को काउंट करना है, टोटल 4 बनाना है। तो टोटल 4 हम लोग कैसे बना सकते हैं, देखिए टोटल 4 में ये नहीं कि चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड होगा, ऐसे भी हो सकता है कि 3 सिग्मा बॉन्ड हो और 1 लोन पेयर हो, इससे भी आपका 4 बनाना है। जैसे 2 sp2 है, इसमें हो सकता है कि 2 सिग्मा बॉन्ड से और 1 लोन पेयर है, तो ऐसे करके काउंट करना है। तो यहाँ पे लोन पेयर का झंझट नहीं है, तो हम लोग सिग्मा बॉन्ड्स मान के ही चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे हम लोग को सॉल्व करना है, तो देखिए एग्जाम हॉल में आपको अप्रोच क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं देता हूं, आप अगर सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए ऑप्शन सी है, इसको मैं ड्रॉ करता हूं। अगर मान लीजिए आपको हाइब्रिडेशन निकालना है और सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, तो आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए ऑप्शन सी का जो कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, सबका बॉन्ड को आप खोलते हैं ऐसे करके सबका बॉन्ड को आप खोलते हैं, ऐसे इसके ऊपर हाइड्रोजन निकालते हैं, 2 करते हैं, इसके ऊपर हाइड्रोजन लगाते हैं, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है 3 बॉन्ड, इसको खोलते हैं और उसके बाद काउंट करते हैं 1 2 3 4 है, मतलब sp3 होगा। तो ऐसे अगर आप सबका बॉन्ड खोलेंगे तो आपका टाइम ही निकल जाएगा। एग्जाम में आपको ये अप्रोच निकालना ही नहीं है, ये अप्रोच करना ही नहीं है। मैं आपको ऐसा एक निंजा ट्रिक्स बताऊंगा इसको सॉल्व करने के लिए कि विदिन सेकंड में आप उड़ा देंगे क्वेश्चन को। कैसे करना है, अब देखिए आपको क्या करना है, आपको याद क्या रखना है, देखिए आपको याद रखना है जो नॉन टर्मिनल कार्बन है, नॉन टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल कार्बन और नॉन टर्मिनल कार्बन आपको याद रखना है। जैसे टर्मिनल कार्बन के लिए आपको क्या याद करना है, ट्रिक्स क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1। और नॉन टर्मिनल कार्बन के लिए आपको क्या याद रखना है, ट्रिक्स, नॉन टर्मिनल कार्बन के लिए देखिए, नॉन टर्मिनल कार्बन के लिए आपको ट्रिक क्या रखना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन +2। टर्मिनल कार्बन मतलब क्या, जो एकदम ये में है, एकदम साइड में है, जैसे ए टर्मिनल कार्बन हो गया, ए टर्मिनल कार्बन हो गया। नॉन टर्मिनल कार्बन जो बीच में है, बीच में जो आता है उसको नॉन टर्मिनल कार्बन। तो टर्मिनल कार्बन में हम लोग को निकालना कैसे, कितना बॉन्ड प्रेजेंट है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 करना है। जिससे मान लीजिए मैं निकालता हूं, जैसे ऑप्शन ए में आया, ऑप्शन में ए में आइए, देखिए यहाँ पे नॉन टर्मिनल कार्बन है और इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है। तो 1 हाइड्रोजन मतलब क्या, टर्मिनल कार्बन के लिए क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1, तो 1 हाइड्रोजन है +1, तो इसमें कितना बॉन्ड हो जाएगा 2। तो 2 मतलब हम लोग क्या जानते हैं, 2 मतलब हो जाता है sp, तो इसमें डायरेक्ट sp लिखूंगा मैं। जैसे बीच वाला, जैसे यहाँ पे कार्बन, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनल कार्बन है, नॉन टर्मिनल कार्बन की मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ हाइड्रोजन +2। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, कुछ भी नहीं है, 0 +2 मतलब 2, तो 2 निकल के आ गया। 2 निकल के आगे मतलब हम लोग जानते हैं 2 का क्या होता है, 2 का मतलब क्या होता है, sp 2 बॉन्ड्स मतलब sp। तो उसी प्रकार देखिए इसका भी निकालेंगे हम लोग, इसका निकालेंगे, देखिए कोई भी हाइड्रोजन नहीं है और ये क्या है, नॉन टर्मिनल है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन 0 है। तो नॉन टर्मिनल का लिया नंबर ऑफ हाइड्रोजन +2, तो 0 +2 मतलब 2, तो इसका भी आ जाएगा sp। इसके बाद टर्मिनल में जाएंगे, टर्मिनल में देखिए एक हाइड्रोजन है और टर्मिनल के लिए मैं बोला हूँ कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1, तो एक हाइड्रोजन एक है, 1 + 1 तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। तो इसका भी चारों का हम लोग निकालेंगे तो sp हाइब्रिडेशन निकल के आएगा। उसी प्रकार हम लोग बी को चेक करूंगा, तो बी को चेक करेंगे तो देखिए इसमें डायरेक्ट मैं फास्ट से निकालता हूँ। देखिए डायरेक्ट जाऊंगा इस साइड, इस कार्बन के पास, देखिए इसमें ये क्या है, टर्मिनल कार्बन है, तो 2 है, तो टर्मिनल कार्बन के लिए क्या है, 2 + 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1, तो 2 + 1 3, तो 3 जैसे हो गया तो मैं जानता हूँ 3 का क्या होता है, sp2 होता है, 3 का sp2 होता है। इसको ऊपर जाऊंगा, हाइड्रोजन देखिए ये क्या है, नॉन टर्मिनल है, तो नॉन टर्मिनल के लिए क्या करूंगा, +2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन +2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है, तो 1 + 2 3, तो 3 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। इसके ऊपर पास जाऊंगा, इसके पास जाऊंगा तो देखिए यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे कोई भी कार्बन नहीं है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है और ये नॉन टर्मिनल है। तो नॉन टर्मिनल के लिए हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन 0 है, 0 + 2, तो 0 + 2 क्या करेंगे 2, तो 2 के लिए क्या आ जाएगा sp। और इसके लिए देखिए यहाँ पे जाएंगे, ये क्या है टर्मिनल है, टर्मिनल के लिए जाएंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1, तो 1 हाइड्रोजन +1, तो 1 + 1 2, तो 2 के लिए क्या करूंगा हम लोग sp, सॉरी यहाँ पे sp आएगा, यहाँ पे sp आएगा, sp आएगा। हाँ तो देखिए यहाँ इस ये ट्रिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग का मतलब क्वेश्चन जो ऑप्शन बी है वो सही होगा। देखिए sp2 sp2 sp sp, तो ऐसे करके आप किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपका एक और निकाल के दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए ऑप्शन 3 का आप निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट अभी सॉल्व करेंगे। 3 + 1 4 है, तो इसका क्या करेंगे sp3 करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 + 2 मतलब 3 है, तो sp2 करूंगा। यहाँ पे जाऊंगा, देखिए 1 + 2 तो क्या है 3 है मतलब sp2 हाइब्रिडेशन करूंगा। तो देखिए यहाँ पे जाएंगे 3 + 1 मतलब 4, तो क्या करूंगा मैं sp3 करूंगा। ऐसे करके आपको तुरंत उड़ाना है, ऐसे कुछ करना नहीं है, आपको ये ट्रिक्स याद करना है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्वेश्चन 4 में क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स। देखिए यहाँ पे आपका 4 ये दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, मतलब 4 मॉलिक्यूल्स दिया है और इसमें बोला है आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आपको काउंट करना है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप ड्रॉ किए, CN2 मॉलिक्यूल्स का लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे आपका निकल के आ जाएगा। और आप इसके बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट करेंगे तो निकल के आ जाएगा 3 सिग्मा और 4 पाई। ऐसे करके अगर आपको CH2CN का होल 2 का आपका ये निकालना है, मतलब निकालना है, तो इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा। जैसे आप ऐसे करके बैठ के लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे सबका, और उसके बाद आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आप निकाल के आएंगे तो निकल के आ जाएगा 6 सिग्मा एंड 4 पाई, अगर इसको काउंट करेंगे। तो देखिए ऐसे करके आप करेंगे। एग्जाम हॉल में क्या अप्रोच है, सबका लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने जाएंगे तो आपका एग्जाम ही ओवर हो जाएगा। और कभी कभी क्या होगा कि आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर याद नहीं आ रहा होगा, इतना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। जैसे एक CO4 का मैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर निकाला तो इससे होता है इसका स्ट्रक्चर लेविस डॉट स्ट्रक्चर, तो निकालेंगे तो 4 सिग्मा 4 पाई निकल के आ जाएगा। तो सबका आप निकालेंगे तो सबका आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर निकालने में टाइम आ जाएगा। तो मैं आपको ऐसा एक मतलब ट्रिक्स बता रहा हूँ कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, तुरंत आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए CN2 मॉलिक्यूल है, CN2 मॉलिक्यूल्स का मेरे को नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए ट्रिक्स क्या है, देखिए CN2 मॉलिक्यूल का, तो सबसे पहले आप निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स आप सबसे पहले निकालेंगे। तो बोलेंगे सर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वैलेंसी को ऐड करने पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। वैलेंसी को ऐड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। वैलेंसी को ऐड कैसे करेंगे, इससे मैं अभी वैलेंसी कैसे निकालता है आपको नहीं बताऊंगा, वो हम लोग प्रेडिक्टेबल जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैं आपको मान के चलता हूँ कि आपको वैलेंसी निकालना आता है। तो कार्बन का वैलेंसी हम लोग जानते हैं 4 होता है, तो 4 होता है कार्बन का वैलेंसी, और 2 कार्बन है, एक कार्बन का वैलेंसी 4 होता है और 2 कार्बन है। देखिए यहाँ पे CN का होल 2 दिया है तो 2 कार्बन है, तो कैसे लिखूंगा मैं 4 × 2 ऐसे लिखूंगा। इसलिए नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है और 2 नाइट्रोजन है तो 3 × 2 निकाल लूंगा और डिवाइडेड बाय 2 करूंगा। तो इसको सॉल्व करूंगा तो 8 + 6 14/2, तो मेरे निकल के आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने निकल आ जाएगा 7 निकल के आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स निकालने का ट्रिक्स क्या है, देखिए इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। निंजा ट्रिक्स बोल के एक वीडियो है मतलब लिस्ट में, उसको आप चेक कर सकते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड्स निकालने का ट्रिक्स क्या है, नंबर ऑफ एटम्स -1, नंबर ऑफ एटम्स, जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूं उसको आप कॉपी में नोट्स करते चलिएगा। नंबर ऑफ एटम्स -1, तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितना है, देखिए 2 कार्बन है और 2 नाइट्रोजन है तो 4 हो गया, तो 4 - 1 तो क्या करेंगे 3 सिग्मा बॉन्ड्स हम लोग को निकल के आ जाएगा। तो पाई बॉन्ड हम लोग कैसे निकालेंगे, पाई बॉन्ड कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स माइनस सिग्मा बॉन्ड्स, तो मेरा निकल के आ जाएगा 4 पाई बॉन्ड्स। तो देखिए यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स 4 पाई बॉन्ड्स निकल के आ गया CN2 मॉलिक्यूल का। तो ऐसे ट्रिक्स में आपको निकालना है, ये तो मैं आपको समझा रहा था, वैसे निकाला। तो देखिए और फास्ट हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे ऑप्शन बी है, इसी ट्रिक्स में ऑप्शन बी का भी निकाल सकते हैं। मैं ऑप्शन सी का निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। ऑप्शन सी में क्या है, देखिए HCO3- दिया है, इसका हम लोग को क्या निकालना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे HCO3- का, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स पहले निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है 1 लिखूंगा, कार्बन का वैलेंसी होता है 4 लिखूंगा, और ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2, तो 2 ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है और 3 ऑक्सीजन है तो लिखूंगा मैं 2 × 3। यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा चीज क्या करना है, आयन का केस में देखिए यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज है तो इसमें हम लोग -1 करेंगे। अगर प्लस रहता, मतलब अगर कटाइन रहता
मतलब +1 रहता है यहाँ पे चार्ज, तो +1 करता है, यहाँ पे माइनस है तो इसलिए माइनस किया। इसको करेंगे हम लोग डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए 1 + 4 5, 5 और 6 11, 11 - 1 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 2, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स में निकल के आ जाएगा 5। तो सिग्मा बॉन्ड्स हम लोग काउंट करेंगे। सिग्मा बॉन्ड्स में बोला कि नंबर ऑफ एटम्स -1, नंबर ऑफ एटम्स कितना है, देखिए एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, 2 और 3 ऑक्सीजन है, 5। तो 5 - 1 कितना निकल के आ गया मेरा, 4 सिग्मा बॉन्ड्स निकल के आ गया। तो पाई बॉन्ड हम लोग कैसे निकालेंगे, पाई बॉन्ड्स निकालेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स, आपका टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स -1, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स हम लोग का 5 है, और माइनस पाई बॉन्ड्स कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स माइनस सिग्मा बॉन्ड्स, तो सिग्मा बॉन्ड्स मेरा 4 है, 4 सिग्मा बॉन्ड्स। तो इसको सोल्व करेंगे तो निकल के आ जाएगा मेरा 1 पाई बॉन्ड। तो आप देख रहे हैं इतना थोड़ा सा स्टेप में इसको तो सॉल्व करना था लिख के, मैं इसीलिए इतना बड़ा स्टेप, इतना थोड़ा सा स्टेप में आप तुरंत विदिन सेकंड में इसका नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स निकाल सकते हैं। अभी देखिए एक स्पेशल केस में बता रहा हूं कि जैसे XeO4 का हम लोग कैसे निकालेंगे, XeO4 का देखिए इसको कैसे निकालने का ट्रिक से, इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए जैसे ए वाला जो मेथड था टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स माइनस सिग्मा बॉन्ड्स, ये केवल आपका किसके लिए वैलिड है, वैलिड अप टू, ये आपका वैलिड है, वैलिड अप टू फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड, फर्स्ट और सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स के लिए ये आपका वैलिड है ये मेथड। लेकिन अब बोलेंगे सर फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट्स का ही थोड़ी हम लोग को निकालने बोलता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन का भी निकालना बोलता है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि थर्ड और बियॉन्ड जो एलिमेंट्स है, थर्ड एंड बियॉन्ड्स, इसका 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 निकालने का ट्रिक्स क्या है। तो देखिए ये जो जेनॉन्स है ये थर्ड मतलब सेकंड पीरियड्स के बाद ही आता है जेनॉन्स, तो इसका निकालने के लिए थर्ड पीरियड्स एंड उसके बियॉन्ड का जो एलिमेंट है उसका हम लोग कैसे निकालेंगे, उसका निकालने के लिए ट्रिक्स क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे XeO4 का मैंने लिया, तो इसका कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स। तो देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स सबसे पहले निकालेंगे हम लोग। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कैसे निकालेंगे, वही नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स चेंज नहीं होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स -1, तो टोटल नंबर ऑफ एटम क्या है, देखिए एक जेनन है 4 ऑक्सीजन है, 5 है -1, तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स हम लोग को निकल के आ जाएगा। पाई बॉन्ड्स निकालने का ट्रिक देखिए यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। पाई बॉन्ड्स निकालने का ट्रिक्स क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकालेंगे हम लोग क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम माइनस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड्स निकालने का ट्रिक्स क्या है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट और उसके बाद वाले एलिमेंट्स का पाई सिग्मा बॉन्ड्स सेम रहेगा, सेकंड पीरियड, फर्स्ट पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, सबके लिए सिग्मा बॉन्ड्स निकालने का ट्रिक्स सेम रहेगा। लेकिन पाई बॉन्ड्स का ट्रिक्स जो है थर्ड पीरियड और उसका बियॉन्ड्स के लिए थोड़ा सा अलग है। क्या है, नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो देखिए जो XeO4 है, मैं आशा करता हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आ रहा है, क्योंकि मैं अभी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना कैसे होता है वो भी बताऊंगा तो लेक्चर बहुत बड़ा होता जाएगा। तो XeO4 है, इसमें जो जेनॉन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 8, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हम लोग निकाल के लाएं क्या है 4 है, तो 8 - 4 करेंगे तो 4 पाई बॉन्ड्स हम लोग को निकल के आ जाएगा। तो XeO4 में देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड्स है एंड 4 पाई बॉन्ड्स है। तो हम लोग को वहीं पे बोला है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स दोनों इक्वल है, तो हम लोग का ऑप्शन क्या होगा, बी को टिक करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन 5 हम लोग सोल्व करते हैं। इसमें क्या बोला है, द इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट इज शोन बिलो। मतलब इनोलिक फॉर्म जो इथाइल एसीटेट का इनोलिक फॉर्म है उसमें कितना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और कितना नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हम लोग का प्रेजेंट है। तो देखिए ये इनोल और कीटो इनोल क्या है, ये दोनों टोटोमर्स होता है। टोटोमर्स क्या है, आइसोमर्स का एक स्पेशल टाइप होता है, जिसमें क्या होता है कि दोनों आइसोमर्स के बीच इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, दोनों आइसोमर्स एक दूसरे से इंटरकन्वर्टेबल रहता है। जैसे देखिए आइसोमर्स मान लीजिए 1 ब्यूटीन या 2 ब्यूटीन, दोनों आइसोमर्स है, लेकिन दोनों आइसोमर्स के बीच इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं रहता है, दोनों आइसोमर्स एक दूसरे से इंटरकन्वर्टेबल नहीं होता है। लेकिन ये एक ऐसा स्पेशल टाइप का आइसोमर्स है जो दोनों एक साथ क्या है इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है और दोनों एक दूसरे से क्या है इंटरकन्वर्टेबल रहता है। तो इस स्पेशल टाइप का आइसोमर्स को हम लोग टोटोमर्स बोलते हैं। जब आइसोमरिज्म का क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग तो उसमें मैं डिटेल्स बताऊंगी टोटोमर्स क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग केवल क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। कीटो फॉर्म में क्या होता है, जैसे कैसे पहचाने कीटो फॉर्म कौन है, इनोल फॉर्म क्या है। कीटो फॉर्म में देखिए कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, एक कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। इनोल फॉर्म में क्या है, देखिए इनोल मतलब इन का क्या है, इन है, यहाँ पे देखिए इन मतलब हम लोग जानते हैं एल्कीन और ओल मतलब क्या है अल्कोहल। तो इन से डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा और ओल से OH, तो डबल बॉन्ड और OH जहाँ पे प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको इनोल फॉर्म बोलेंगे। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका बारी बारी से सबका बॉन्ड को खोलेंगे ऐसे करके, और उसके बाद क्या करेंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड को खोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएंगे, एक हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएंगे, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, C2H5 को ऐसे खोलेंगे आप, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे कार्बन। क्या करेंगे उसके बाद आप जो हाइड्रोजन है उसको काउंट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो हम लोग को निकल के आ गया कितना, 18 हम लोग का सिग्मा बॉन्ड्स है। जैसे ही 18 सिग्मा बॉन्ड्स है तो मैं डायरेक्ट सी को ऑप्शन को टिक मार के क्या करूंगा, आगे बढ़ूंगा। मेरे को सॉल्व करना ही नहीं है ये को, बाकी सॉल्व पाई बॉन्ड्स को देखना ही नहीं है। 18 आ गया मतलब मैं क्या करूंगा, सी को ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ूंगा। देखिए ऑप्शन अगर एग्जाम में ऐसा आ गया तो आपको कैसे सोल्व करना है। अगर आप बारी बारी से सबका बॉन्ड्स को ऐसे खोल करके काउंट करेंगे तो एग्जाम ही ओवर हो जाएगा। तो इसको आपको कैसे सोल्व करना है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे बॉन्ड विजिबल है वहां पे आप बॉन्ड काउंट करेंगे, और जहाँ पे बॉन्ड विजिबल नहीं है उसको क्या करेंगे, आप सिंगल बॉन्ड काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से काउंट करना शुरू कर दीजिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड विजिबल नहीं है तो मतलब मेरे को सिंगल बॉन्ड काउंट करना है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। जहाँ पे बॉन्ड विजिबल नहीं है सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड विजिबल है क्या, बॉन्ड विजिबल नहीं है तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करूंगा, एक सिग्मा बॉन्ड। कार्बन और OH के बीच बॉन्ड विजिबल है, OH एक सिग्मा बॉन्ड है तो बॉन्ड विजिबल है तो सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करूंगा। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड विजिबल नहीं है तो एक सिग्मा बॉन्ड पे काउंट करूंगा, 1 2 3 हो गया यहाँ पे। और देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड विजिबल नहीं है तो 3 यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है तो 3 मेरे को क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। तो 1 2 3, 3 + 3 6 हो गया। यहाँ पे देखिए क्या है, एक यहाँ पे 6 हो गया यहाँ पे, और देखिए पाई बॉन्ड्स में एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट रहता है 7 हो गया। यहाँ तक हम लोग का क्या हो गया, 7 हो गया। लिख लेते हैं तो भूल जाएंगे। ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड विजिबल नहीं है तो जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उतना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हम लोग को काउंट करना है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 हाइड्रोजन था तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स काउंट किया मैं, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो एक सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करूंगा। तो 7 + 1 8 हो गया यहाँ तक, 8 9 हो गया, 9 10 यहाँ तक हो गया हम लोग का 11, यहाँ तक 11 हो गया, 11 हम लोग का काउंट हो गया। तो 11 हो गया और यहाँ पे देखिए मतलब इस पार्ट तक हम लोग का 11 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट हो गया। इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, देखिए C2H5 है तो C2H5 को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके खोलेंगे नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पे भी बॉन्ड विजिबल नहीं है तो काउंट करेंगे कि ऑक्सीजन के बाद कितना एटम्स है। देखिए 2 + 5 7 है, 7 एटम है मतलब मैं डायरेक्ट कर दूंगा कि 7 सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करेगा। तो 11 + 7 तो मेरे निकल के आ जाएगा 18 सिग्मा बॉन्ड्स। तो 18 सिग्मा बॉन्ड्स आ गया तो ऐसे टिक करके आ जाऊंगा। एग्जाम में आपको ऐसे करना है कि बॉन्ड्स को आपको खोलने का नहीं है, ऐसे करके आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 6 में जाएंगे। क्वेश्चन 6 में क्या बोला है, देखिए टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर दिया है, इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन बोला है। तो सब पाई बॉन्ड्स का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पाई बॉन्ड्स निकालेंगे, कितना नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है। तो ये काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो 4 हम लोग का क्या है, पाई बॉन्ड्स है। और हम लोग जानते हैं कि एक पाई बॉन्ड्स में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। तो 4 पाई बॉन्ड्स में कितना होगा, 4 × 2 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हम लोग का प्रेजेंट होगा 4 पाई बॉन्ड्स में। तो 8 को हम लोग टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जिस क्वेश्चन में कुछ समझाना नहीं है उसको तुरंत सोल्व करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहां पे मेरे को लगेगा कि थोड़ा कॉन्सेप्ट ऑफ बताना है उसको मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, considering the state hybridization of carbon atom, find out the molecule among the following which is linear। तो हम लोग को क्या करना है कि इसमें बोला है कि जो 4 ऑप्शन दिया है कौन सा जो मॉलिक्यूल्स है इसका स्ट्रक्चर है लीनियर होगा। तो लीनियर में हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग जानते हैं जो sp हाइब्रिडेशन है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर होता है, हम लोग जानते हैं। sp2 का हम लोग जानते हैं क्या होता है, प्लेनर होता है। और sp3 का हम लोग जानते हैं क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। उसके बाद sp3d का हम लोग जानते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। sp3d2 का हम लोग जानते हैं ऑक्टाहेड्रल होता है। sp3d3 का हम लोग जानते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है। तो ये हम लोग जानते हैं। तो देखिए लीनियर स्ट्रक्चर हम लोग को बोला है कि फाइंड करना है। तो लीनियर स्ट्रक्चर के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को sp हाइब्रिडेशन देखना पड़ेगा क्योंकि लीनियर स्ट्रक्चर इसी में ही एग्जिस्ट करता है। तो sp हाइब्रिडेशन देखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड जहां पे है वहां पे हम लोग को नजर जाना चाहिए। जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है वहां पे हम लोग को नजर जाना चाहिए। तो जहां पे ट्रिपल बॉन्ड हम लोग खोजेंगे तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन ए जो है और ऑप्शन डी जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को हम लोग एलिमिनेट करेंगे। और हम लोग जैसे जो ट्रिक्स हम लोग इसका प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़े थे कि कैसे हम लोग sp और sp2 हाइब्रिडेशन निकालेंगे, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का, उसी प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सबका हाइब्रिडेशन निकालने जाएंगे। देखिए ये क्या है, टर्मिनल कार्बन है। टर्मिनल कार्बन के लिए हम लोग क्या बोले थे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 तो 2 + 1 3 मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। इसका देखिए 1 + 2 मतलब 3, इसका भी हो जाएगा sp2। इसमें देखिए 2 + 2 मतलब क्या हो जाएगा 4 मतलब क्या हो जाएगा sp3। इसका sp2 है ना 1 2 3। हाँ इसका देखिए इसमें क्या है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है और ये नॉन टर्मिनल है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 0 है तो 0 + 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन +2, 0 + 2 मतलब 2 मतलब क्या हो जाएगा sp2। और इसमें भी क्या है देखिए 1 + 2 1 + 1 2 मतलब क्या हो जाएगा sp। तो इसमें क्या आ गया आपका, देखिए क्या क्या हाइब्रिडेशन निकल के आए, sp2 sp3 sp। तो इसमें क्या है देखिए प्लेनर भी प्रेजेंट है,
आपका टेट्राहेड्रल भी प्रेजेंट है और लीनियर भी प्रेजेंट है। लेकिन वही अगर मैं ऑप्शन बी को सॉल्व करता हूँ, देखिए ऑप्शन बी को मैं सॉल्व करता हूँ, ऑप्शन बी को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या निकल के आएगा, ऑप्शन बी को अगर सॉल्व करूंगा तो देखिए इसका हाइब्रिडेशन मेरा निकल के आएगा sp3, इसका हाइब्रिडेशन निकल के आएगा मेरा sp3, और इसका निकल के आएगा sp, और इसका निकल के आएगा sp, ठीक है, इसका हम लोग को निकल के आएगा। तो देखिए ये दो जो है ये भी लीनियर है। आप बोलेंगे सर एक ऐसे जो नीड जो है इसका जो ऑप्शन है इसको सही माना है, तो बोलेंगे सर ये भी तो लीनियर नहीं है, ये क्या है, इसमें भी देखिए आपका sp प्रेजेंट है और sp3 प्रेजेंट है, मतलब लीनियर और टेट्राहेड्रल दोनों प्रेजेंट है। लेकिन क्या है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो बीच वाला मोलिकुल है वो लीनियर है, और जो टर्मिनल दो मोलिकुल है sp3 हाइड्रोजन जो टेट्राहेड्रल है, ये दोनों क्या है, सिमेट्रिकल है। देखिए यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है, तो सिमेट्रिकल होने के कारण जो सेंट्रल आपका मोलिकुल्स है ये क्या करता है, फोर्स करता है, इसको फोर्स करता है लीनियर बनाने के लिए। तो इसका अगर स्ट्रक्चर हम लोग एज्यूम करें तो कुछ ऐसे बन के आएगा, मान लीजिए ऐसे बन के आएगा, ऐसे बन के आएगा। टेट्राहेड्रल में हम लोग जानते हैं कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, तो कुछ ऐसे बन के हम लोग का आएगा स्ट्रक्चर। मतलब लीनियर तो नहीं है, लेकिन सेंट्रल मॉलिक्यूल लीनियर होने के कारण क्या हुआ कि जो टर्मिनल जो मॉलिक्यूल्स है दोनों सिमेट्रिकल होने के कारण इसको फोर्स करेगा कि ये लीनियर में एग्जिस्ट करे। तो हम लोग का जो ये है तो कुछ ऐसे बन के आएगा। तो नीड जो है इसको ऑप्शन बी को आपका सही माना है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, देखिए ऑप्शन 8 क्या है, इसमें बोला है कि जो बेस स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग इज इन द ऑर्डर ऑफ, तो इसमें क्या करना है, आपको बेस स्ट्रेंथ निकालना है। जैसे ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, इसका आपको बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना बोला है। तो बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना है। जैसे मैं अगर इसको लिखूँ, सबसे पहले देखिए इसको अगर मैं लिखता हूँ, क्या है आपका CH3 है और CH2 माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है CH2 डबल वन CH माइनस दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है C111 माइनस और H। ये तीन हम लोग का दिया हुआ है एनाइन, और इसमें क्या बोला है, हम लोग का बेस स्ट्रेंथ निकालने बोला है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबका हाइब्रिडेशन निकालना है। इसका हाइब्रिडेशन निकाला तो sp निकला, इसका sp2 और इसका sp3। और हम लोग जानते हैं कि sp में 50% हम लोग का s कैरेक्टर प्रेजेंट रहता है, sp2 में हम लोग का 33% प्रेजेंट रहता है s कैरेक्टर, और sp3 में हम लोग का 25% s कैरेक्टर प्रेजेंट रहता है। एस कैरेक्टर कैसे हम लोग निकालेंगे, इसका मैं एक शॉर्ट्स बना के रखा हूँ चैनल में, आप विजिट कर सकते हैं उसको। तो देखिए, तो एक ट्रिक्स क्या होता है कि हायर द एस कैरेक्टर मींस हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर द एस कैरेक्टर मींस हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे देखता हूँ, हायर द एस कैरेक्टर हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर द एस कैरेक्टर मींस हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या होगा, तो देखिए क्या होगा कि हम लोग एस कैरेक्टर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है कि बेस स्ट्रेंथ निकालना है। तो इससे क्या करेंगे, हायर द एस कैरेक्टर मींस हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एस कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, अगर एनाइन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो एनाइन क्या होगा, उतना ज्यादा स्टेबल होगा, और एनाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसको आसानी से डोनेट नहीं करेगा। और हम लोग जानते हैं क्या कि बेस का क्या होता है, बेस का कॉन्सेप्ट क्या है कि कितना आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, वो डोनेट कर सके। तो अगर मान लीजिए वो जो बेस है अगर बहुत ज्यादा स्टेबल होगा तो उतना आसानी से क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट नहीं करना चाहेगा, और इलेक्ट्रॉन को उतना आसानी से डोनेट नहीं करना चाहेगा तो उसका बेस स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन 3 जो है उसका बेस स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। बेस स्ट्रेंथ कम क्यों होगा, क्योंकि इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण क्या होगा कि एनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और स्टेबल होने के कारण क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या करेगा, वो डोनेट नहीं करेगा। तो लीस्ट जो बेस स्ट्रेंथ है वो ऑप्शन 3 का है, और ऑप्शन 2 में उसका बाद हो जाएगा, और सबसे ज्यादा जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो ऑप्शन 1 में होगा। तो इसको ये तो मैं इतना कुछ बताया आपको, लेकिन एग्जाम में आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर निकालना है। जिसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होगा वो सबसे लिस्ट बेसिक होगा। जैसे यहाँ पे 50% है, यहाँ पे 33% है, और यहाँ पे 25% है। आप देखेंगे 50% एस कैरेक्टर मतलब सबसे लीस्ट, जहाँ पे एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा कम होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो एग्जाम में बस आपको इतना ही करना है, एस कैरेक्टर निकालना है, एस कैरेक्टर कम सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ आपको ये करना है, और इसको टिक करके आपको जानना है। तो इस ऑप्शन से हम लोग का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 9 में हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन 9 क्या बोला है कि द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 1, 3 एंड 5, हम लोग का क्या है 1, 3 एंड 5 जो है पोजीशन में जो कार्बन है उसका हम लोग का हाइब्रिडेशन निकालना है। तो देखिए 1, 3 हम लोग कैसे करेंगे, जैसे नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं जो नोमेनक्लेचर का रूल है, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड पास में रहेगा वहाँ से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट ना करके हम लोग यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम लोग नंबर 1 देंगे, इसको 2 देंगे,
इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे, इसको 5 देंगे, इसको 6। तो क्या बोला गया 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 5 जो है इसका हम लोग का स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन निकालने वाला है। तो सबसे पहले 1 का मैं निकालूंगा। तो 1 का हाइब्रिडेशन निकालने के लिए क्या क्या हूं, मैं बोला हूं कि बॉन्ड को खोलने का नहीं है, आपको क्या करना है, ट्रिक्स निकालना है, फाइंड करना है कि टर्मिनल और नॉन टर्मिनल कार्बन। टर्मिनल कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालने के लिए मैं क्या बोला हूं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 1 है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 मतलब 2। तो 2 जानते हैं, तो 2 किसका होता है, sp। इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp, डायरेक्ट निकालेंगे। उसके बाद 3 नंबर में जाएंगे। 3 नंबर को पूछेंगे कि तुम टर्मिनल है या नॉन टर्मिनल है, तो वो बोलेगा मैं नॉन टर्मिनल हूँ क्योंकि मैं बीच में घुसा हुआ हूँ। तो नॉन टर्मिनल के लिए क्या बोला हूँ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 2। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे 2, 2 प्लस 2 4, 4 का हम लोग हाइब्रिडेशन जाते हैं क्या होता है sp3। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद 5 नंबर को जाते हैं, उसको पूछेंगे कि तुम टर्मिनल है कि नॉन टर्मिनल है, बोलेगा मैं नॉन टर्मिनल हूँ। तो नॉन टर्मिनल के क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है तो 1 नॉन टर्मिनल के लिए क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 2। तो नॉन टर्मिनल के लिए इसको बोलेंगे कितना हाइड्रोजन है, प्लस 1, तो प्लस 1 और 2, तो 1 प्लस 2 मतलब 3। तो 3 के लिए क्या करेंगे हम लोग sp2। तो हम लोग को निकल के आ जाएगा क्या ऑर्डर, sp sp3 sp2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, sp sp3 sp2, यहाँ पे ऑप्शन ए निकाल के हम लोग जाएंगे। लेकिन एग्जाम में हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 5 नंबर कार्बन का निकालना ही नहीं था, डायरेक्ट हम लोग 1 का निकाले sp। जैसे ही sp निकला तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को मैं डायरेक्ट कट करूंगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हम लोग के पास रहा। उसके बाद हम लोग 3 नंबर में जाएंगे। जैसे ही ऑप्शन 3 में sp3 मेरे निकल के आ गया, ऑप्शन सी को टिक मार के में निकल गया, ऑप्शन बी को हम लोग निकालने ही नहीं जाएंगे। ऐसे हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे देखिए आपका 10 क्वेश्चन में क्या बोला है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड देयर इज मोर देन 1 काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मतलब कौन सा आपका ये जो है इसमें ऑप्शन में मोर देन 1 हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट करता है, मतलब sp sp2 ऐसे आपका कौन सा ऑप्शन है जिसमें मोर देन 1 हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट करता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए जो मैं ट्रिक्स बताया, देखिए उस ट्रिक से कितना क्वेश्चन आपका आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट निकालूंगा, डायरेक्ट हाइब्रिडेशन निकालूंगा। देखिए यहाँ पे जैसे इसका ऑप्शन ए का निकालता हूँ, ऑप्शन ए में देखिए 1 2 है, तो 2 प्लस 1 3, 3 मतलब मैं डायरेक्ट निकालूंगा इसका sp2। देखिए यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 2 3, 3 मतलब sp2। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आप लोगों को कंफ्यूजन है। 2 मतलब 2, sp मतलब 2, sp2 मतलब 3 और sp3 मतलब 4, ऐसे आपको करना है। देखिए यहाँ पे मैं ले जाऊंगा 1 प्लस 2 3 मतलब sp2। यहाँ पे जाऊंगा 2 प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा हम लोग का 3, ये भी sp2 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग को बोला है कि एक से ज्यादा वेराइटी का हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सब sp2 है, तो हम लोग का ऑप्शन ए तो होगा नहीं। तो ऑप्शन बी में चलते हैं। ऑप्शन बी में जब जाऊंगा तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस 1 2, तो 2 मतलब क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडेशन इसका हो जाएगा। और इसका भी क्या है 1 प्लस 1 मतलब 2, इसका भी sp हाइब्रिडेशन हो जाएगा। तो ये भी हम लोग का होगा नहीं, इसीलिए हम लोग जाते हैं ऑप्शन 3 में। ऑप्शन 3 में देखिए 3 प्लस 1 4 मतलब क्या हो जाएगा, इसका sp3 हो गया। इसके बाद 2 जाऊंगा, ये नॉन टर्मिनल कार्बन के लिए क्या बोला हूं मैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 2, तो 2 प्लस 2 4, तो इसका भी क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा। इसका इधर 2 प्लस 2 4 मतलब sp3 हो जाएगा। इसका 3 प्लस 1 4 मतलब sp3। देखिए इसमें भी क्या है, सब sp3 प्रेजेंट है। तो हम लोग का ऑप्शन क्या निकल के आएगा, ऑप्शन डी। इसको सॉल्व भी नहीं करना था, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। 3 प्लस 1 4 मतलब sp3, देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है। इसमें क्या प्रेजेंट है, देखिए 1 प्लस 2 3 मतलब sp2, यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन हो गया। यहाँ पे भी देखिए 1 प्लस 2 मतलब 3 sp2 इसका प्रेजेंट हो गया, और यहाँ पे 3 प्लस 1 4 मतलब sp3। तो देखिए यहाँ पे एक से ज्यादा वैरायटी का आपका हाइब्रिडेशन प्रेजेंट है, sp3 और sp2 आपका प्रेजेंट है। तो हम लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए 11th नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखिए जब भी क्वेश्चन में ऐसा वाला क्वेश्चन आए करेक्ट और नॉट करेक्ट, तो इसमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। कभी कभी नॉट करेक्ट बोलता है और हम लोग करेक्ट पढ़ के सॉल्व करके आ जाते हैं, और उसमें हम लोग का नेगेटिव आ जाता है। तो इसमें क्या है, नॉट करेक्ट बोला है हम लोग को, इसमें हम लोग को नॉट करेक्ट बोला है। तो देखिए क्या बोला है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन ए सिंगल बॉन्ड। तो हम लोग जानते हैं जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, वो ज्यादा मतलब शॉर्ट होता है सिंगल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड, ये सही ऑप्शन है। कैसे, अभी देखिए समझेंगे कि जितना ज्यादा बॉन्ड के बीच ओवरलैप होगा, आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि बॉन्ड के बीच जितना ज्यादा ओवरलैप होगा, दोनों एटम्स जितना ज्यादा ओवरलैप होगा, दोनों एटम्स के बीच उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा बॉन्ड्स का डिस्टेंस उतना ज्यादा कम होगा। तो देखिए आप देखिए यहाँ पे मान लीजिए 2 मैं एटम ले लिया हूँ, ए और बी। तो देखिए इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड में क्या है, यहाँ पे देखिए केवल एक ओवरलैप हो रहा है साइड बाई साइड। एक मिनट, थोड़ा स्ट्रक्चर बनाने अच्छा से। तो दो एटम में ले लिया, तो देखिए यहाँ पे आपका हम लोग जानते हैं सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, आपका हेड ऑन ओवरलैप होता है, हेड टू हेड ओवरलैप होता है। तो सिंगल बॉन्ड में केवल एक ही ओवरलैप होता है, लेकिन डबल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड मतलब क्या, एक सिंगल बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में आपका हेड ऑन ओवरलैप के अलावा साइड वाइज ओवरलैप भी होता है। जैसे मान लीजिए डबल बॉन्ड में कैसे ओवरलैप होता है, ऐसा देखिए
ऐसा, तो क्या है, साइड वाइज ओवरलैप भी होता है, ऊपर नीचे भी ओवरलैप होता है और बीच में भी ओवरलैप होता है। देखिए सिंगल बॉन्ड में केवल एक ओवरलैप प्रेजेंट है, मतलब हेड ऑन ओवरलैप प्रेजेंट है एक्सिस में, लेकिन डबल बॉन्ड में दो ओवरलैप प्रेजेंट है। मान लीजिए एक एक्सिस में है हेड ऑन और एक आपका साइड वाइज ओवरलैप है, तो दो ओवरलैप होने के कारण, ज्यादा ओवरलैप होने के कारण डबल बॉन्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम्स के बीच बहुत ज्यादा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होता है, दो एटम के बीच का जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाता है। अब इसे समझिए एक एग्जांपल से, मान लीजिए किसी कोई बंदा क्या कर रहा है, दो मतलब ये के बीच दो मीन्स आदमी के बीच एक स्प्रिंग लगा है, एक स्प्रिंग लगा है, और एक स्प्रिंग दोनों आदमी को क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो क्या हो रहा है, दोनों आदमी पास जा रहा है, और दोनों आदमी को दो स्प्रिंग से अगर हम लोग अटैच कर दें तो दो स्प्रिंग खींचेगा तो और ज्यादा आपका क्या होगा, पास आएगा, और उन लोग का डिस्टेंस उतना ज्यादा कम होता जाएगा। तो वैसे ही आपको समझना इस कॉन्सेप्ट से कि सिंगल बॉन्ड मतलब मान लीजिए एक स्प्रिंग लगा हुआ है दो एटम के बीच, और डबल बॉन्ड मतलब दो स्प्रिंग से खींच रहा है, मतलब क्योंकि दो इसमें ओवरलैप हो रहा है। तो चलिए आपको ऑप्शन ए समझ में आया, तो ऑप्शन बी में चलते हैं। देखिए ऑप्शन बी में क्या बोला है कि सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन ए पाई बॉन्ड। यहाँ पे मामला गड़बड़ है, सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड से वीक नहीं है, सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग है। सिंगल मतलब सिग्मा बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड बोल रहा हूँ, सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन ए पाई बॉन्ड, ये हम लोग का मतलब रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड से, पाई बॉन्ड वीक होता है। कैसे, अब इसको समझेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे आप लोग को, देखिए मजा आएगा। देखिए सिग्मा बॉन्ड में होता क्या है, देखिए मान लीजिए एक एटम है और एटम ए है और एक है एटम बी। देखिए सिग्मा बॉन्ड्स के बीच कैसे ओवरलैप होता है, इससे सॉरी ये थोड़ा स्ट्रक्चर बनानी, एक मिनट। सिग्मा बॉन्ड्स के बीच देखिए कैसे ओवरलैप है, एक ओवरलैप है और ये एक ओवरलैप है, ऐसे टाइप का कुछ बनता है। यहाँ पे न्यूक्लियस रहता है और यहाँ पे हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन रहता है। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड्स के बीच जो ओवरलैप हो रहा है उसमें एक चीज आप ध्यान देके देखिए, जो दोनों एटम का न्यूक्लियस है, हम लोग जानते हैं पॉजिटिव क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है, एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो देखिए दोनों न्यूक्लियस के बीच जो है एटम ए का न्यूक्लियस और एटम बी का न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, नेगेटिव चार्ज वाला। और ये क्या करता है, दोनों न्यूक्लियस के बीच का जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। क्यों, क्योंकि बीच में नेगेटिव चार्ज आ गया, दोनों पॉजिटिव के बीच नेगेटिव चार्ज आ गया, तो दोनों का बीच का जो रिपल्सन है उसको क्या करता है, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और ओवरलैप मैक्सिमम होता है। और जितना ज्यादा ओवरलैप होगा उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन पाई बॉन्ड का केस में क्या होता है, देखिए पाई बॉन्ड का केस में क्या होता है, इस तरह का ओवरलैप होता है, हम लोग जानते हैं। मान लीजिए यहाँ पे न्यूक्लियस है और देखिए पाई बॉन्ड के बीच ऐसे ओवरलैप होता है, ऐसे ओवरलैप होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे पाई बॉन्ड का कुछ ऐसा ऐसा अब स्ट्रक्चर देखिए, ऐसे ऐसे ओवरलैप इन लोग का पीछे होता है, इस तरह का ओवरलैप होता है, मतलब उतना ज्यादा क्लोज जा नहीं पाता है पाई बॉन्ड। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है, ये दोनों न्यूक्लियस के बीच कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए जो एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, दोनों न्यूक्लियस के बीच कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस नहीं है, दोनों न्यूक्लियस के बीच जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस नहीं है, तो दोनों एटम्स का न्यूक्लियस क्या करता है, एक दूसरे को रिपल करता है। एक दूसरे को रिपल करने से क्या होता है कि पाई बॉन्ड्स का ओवरलैप उतना ज्यादा नहीं हो पाता है, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के ऊपर क्या करता है, ओवरलैप होता है। तो जितना कम ओवरलैप उतना वीक बॉन्ड आपका बनेगा। तो आशा करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया कि सिग्मा बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा है। पाई बॉन्ड क्यों वीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग होता तो है लेकिन बहुत कम ओवरलैपिंग होता है, दोनों न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण उतना ज्यादा ओवरलैप नहीं हो पाता है पाई बॉन्ड में। तो सिग्मा जो हम लोग का आंसर हो जाएगा क्या है, वो मतलब ए रॉन्ग है, हम लोग का आंसर जो निकल के आ जाएगा ऑप्शन बी निकल के आ जाएगा। इसके बाद देखिए हम लोग को क्या बोला है, डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन ए सिंगल बॉन्ड। इसमें देखिए एक एग्जामिनर जो है वो आपका एक गूगली खेल दिया, यहाँ पे आपको सतर्क रहना है, नहीं तो आप गलत करके आ जाएंगे। क्या बोले कि डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन ए सिंगल बॉन्ड। देखिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं हड़बड़ी में, डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड समझ के क्या करते हैं, टिक मार के आ जाते हैं। पाई बॉन्ड अलग है, डबल बॉन्ड अलग है। पाई बॉन्ड जब बोलेंगे तो एक बॉन्ड का हम लोग ये करेंगे, जिक्र करेंगे। डबल बॉन्ड जब बोलेंगे उसमें एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा और एक आपका सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। तो देखिए डबल बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्गर बोल रहा है, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड में क्या हो रहा है आपका, मतलब दो ओवरलैप हो रहा है, दो तरह का मतलब ओवरलैपिंग प्रेजेंट है। मतलब डबल बॉन्ड में जैसे हम लोग देखें, डबल बॉन्ड में दो तरह का ओवरलैप प्रेजेंट है, एक सिग्मा बॉन्ड का ओवरलैप और दूसरा पाई बॉन्ड का ओवरलैप। तो इसी कारण क्या होता है, डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सिंगल बॉन्ड में। सिंगल बॉन्ड में केवल एक ही ओवरलैप प्रेजेंट है, सिग्मा बॉन्ड का ओवरलैप, और डबल बॉन्ड में दो ओवरलैप प्रेजेंट है। तो दो ओवरलैप के कारण क्या हो रहा है, इसमें बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि दो ओवरलैप हो रहा है और दो ओवरलैप के कारण इसका बॉन्ड डिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है, और बॉन्ड डिस्टेंस घट रहा है मतलब बॉन्ड का स्ट्रेंथ आपका बढ़ रहा है। तो आपको समझ में आया कि डबल बॉन्ड क्यों आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका सिंगल बॉन्ड से। तो चलिए आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। तो ऑप्शन डी में जाते हैं। देखिए ऑप्शन डी क्या बोला है, कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन ए हाइड्रोजन बॉन्ड।
कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये भी आपका ऑप्शन क्या है, सही है। देखिए इसका रीजन जानते हैं कि क्यों कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन बॉन्ड से। देखिए क्या होता है, आपको एक ऑर्डर याद करना है कि क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। सबसे जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो होता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आयनिक बॉन्ड के बाद कोवेलेंट बॉन्ड और उसके बाद आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन यही है, देखिए आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में हम लोग जानते हैं फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जैसे Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस दोनों के बीच, सॉरी Na प्लस और आपका Cl माइनस, इसके बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। Na प्लस और Cl माइनस इनके बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, वो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण आयनिक बॉन्ड क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग मतलब ओवरलैप होता है, मतलब ऑर्बिटल का ओवरलैप जब होता है तब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक मीथेन का आपका ये बना के दिखाता हूँ, मीथेन का जब स्ट्रक्चर बनता है, इसे मीथेन कैसे बनाता है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड। देखिए इसे ये क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ एक ओवरलैप होता है, एक एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन कार्बन का ओवरलैप होता है, और कार्बन क्या करता है, इसके साथ बॉन्ड बनाता है और क्या करता है, इसे आपका बॉन्ड बना लेता है मीथेन का। तो यहाँ पे देखिए कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड का ओवरलैप हो रहा है, और बॉन्ड का ओवरलैप से क्या होता है, मतलब ऑर्बिटल का ओवरलैप से बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से थोड़ा वीक होता है, इसीलिए आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कोवेलेंट बॉन्ड उतना उससे कम स्ट्रॉन्ग है। अब आएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। तो बोलेंगे सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर है तो आयनिक बॉन्ड कैसे स्ट्रॉन्ग हो गया और हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे आपका वीक हो गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग जानते हैं कि कैसे फॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए आपको एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का आपको एक ट्रिक्स याद रखना चाहिए, FON। FON मतलब क्या, हाइड्रोजन जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या होता है, जुड़ता है तो हाइड्रोजन फॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन के साथ एक जुड़ा है, और यहाँ पे मान लीजिए ऑक्सीजन है, वाटर है, सॉरी, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसके बीच क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। लेकिन यहाँ पे भी क्या देखिए, यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बनता है, यहाँ पे भी जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बनता है, ये क्या है, इसमें देखिए, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बन रहा है ना, ये चार्ज फुल्ली चार्ज है, फुल चार्ज है, मतलब फुल्ली शिफ्टिंग होता है इलेक्ट्रॉन का, तब जाके क्या होता है, फुल चार्ज डेवलप होता है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड में क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये चार्ज डेवलप हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, मतलब शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या कर रहा है, शिफ्ट हो रहा है, ट्रांसफर से चार्ज नहीं बन रहा है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है इसके मतलब फ्लोरीन के तरफ। तो इससे क्या होता है, जो मतलब आपका ये बन रहा है, चार्ज बन रहा है, वो पार्शियल चार्ज आपको क्रिएट होता है। तो पार्शियल चार्ज क्रिएट होने के कारण ये जो चार्ज है इसका थोड़ा स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, और स्ट्रेंथ कम होने के कारण इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, वीक होता है। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है कोवेलेंट बॉन्ड से। तो आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट अच्छा से समझ में आया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, when the hybridization state of carbon atom changes from sp3 to sp2 and finally to sp, the angle between hybrid orbital। तो इसमें बोला है कि जब एक हाइब्रिड जो कार्बन एटम उसका हाइब्रिडेशन चेंज करता है sp3 से sp2 और sp में, तो जो आपका ये है एंगल है, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच एंगल है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच जो है बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। sp2 में हम लोग जानते हैं कितना, 120 डिग्री होता है, और sp3 में हम लोग जानते हैं 109 डिग्री 28 मिनट आपका इसका बॉन्ड एंगल होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं sp में 50% एस करेक्टर है, sp2 में हम लोग का 33% एस करेक्टर है, और sp3 में 25% एस करेक्टर है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जितना ज्यादा, मतलब इसका आंसर तो होगा इंक्रीजिंग प्रोग्रेसिवली, मतलब बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि देखिए sp में जैसे sp हो गया 180, sp2 में 120 और sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट। तो आप यहाँ पे एक चीज गौर करिए कि जैसे जैसे आपका s कैरेक्टर बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे उसका क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ते जा रहा है। 25% था 109 डिग्री था, 33% एस कैरेक्टर हो गया तो 120 डिग्री हो गया, वो 50% हो गया तो 180 डिग्री हो गया। तो जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे आपका बॉन्ड एंगल बढ़ते जा रहा है। इसका पीछे रीजन क्या है, आप देखिए इसके पीछे मैं रीजन बता रहा हूँ, क्यों अगर एस कैरेक्टर बढ़ता है तो क्या होता है, इसका बॉन्ड एंगल क्यों बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, मान लीजिए sp ऑर्बिटल में, आप देखिए यहाँ पे sp ऑर्बिटल में 50% जो है वो एस कैरेक्टर है, तो क्या होता है कि एस परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, मतलब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में
जो एस ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, और एस ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन अभी इसके ऊपर, इसके मतलब एस ऑर्बिटल में ज्यादा प्रेजेंट रहेगा और ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा एस ऑर्बिटल में। और हम लोग जानते हैं जो एस ऑर्बिटल का जो ये है शेप है वो क्या होता है, वो स्फेरिकल होता है। और ये भी जानते हैं कि न्यूक्लियस का सबसे नजदीक कौन प्रेजेंट रहता है, एस ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है। तो होता क्या है कि एस ऑर्बिटल का परसेंटेज बढ़ने के कारण इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा बढ़ता है, और अभी इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पेंड करता है। तो इससे क्या होता है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर मान लीजिए अभी एस ऑर्बिटल है, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और एस ऑर्बिटल क्या होता है, न्यूक्लियस के सबसे करीब रहता है। और हम लोग जानते हैं VSEPR थ्योरी के कारण क्या करता है कि ये जो मतलब नेगेटिव चार्ज है, ये अपने आप से क्या करना चाहता है, जितना हो सके मैक्सिमम दूरी में रहना चाहता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मिनिमाइज करना चाहता है। तो होता है क्या है, क्योंकि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे करीब है, और अभी एस ऑर्बिटल के कंट्रीब्यूशन के कारण मोर इलेक्ट्रॉन वहां पर प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस क्या करता है, सारा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, सारा मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। और इसको एज्यूम करें, अगर अपनी तरफ खींचता है तो खींचने से कारण क्या हुआ, जो स्फेरिकल शेप है वो श्रिंक कर जाता है, श्रिंक करके स्फेरिकल शेप और छोटा हो जाता है, और छोटा हो जाता है, क्योंकि क्या कर रहा है, सेंटर से खींच रहा है चारों तरफ से। तो क्या हो रहा है, देखिए अभी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो दूर दूर था और अभी पास पास में आ जाता है, और पास पास में आ रहा है। क्यों, क्योंकि जो शेप है वो छोटा हो गया, मतलब जगह छोटा हो गया, तो क्या हो जाएगा, कंजस्टेड हो जा रहा है दोनों में। तो अभी क्या हो रहा है कि ज्यादा पास आने के कारण क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है अपने आप को और ज्यादा रिपेल करेगा, और ज्यादा एक दूसरे को धकेलेगा। जैसे और ज्यादा एक दूसरे को धकेलेगा तो उसका क्या होगा, बॉन्ड एंगल इतना ज्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, जब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल आपका इंक्रीज होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या बोला है, द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिटवीन कार्बन डबल बॉन्ड इन टू ब्यूटीन इज ड्यू टू। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड रहता है, सिग्मा बॉन्ड के बीच क्या होता है, रोटेशन होता है, लेकिन पाई बॉन्ड में क्या होता है, रोटेशन नहीं होता है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। इसका पीछे रीजन क्या है, देखिए इसके पीछे ओवरलैप का रीजन है। देखिए क्या होता है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड का ओवरलैप कैसे, ओवरलैपिंग कैसे होता है, देखिए ऐसे होता है, ऐसे होता है, सिंगल बॉन्ड का ओवरलैपिंग ऐसे होता है, यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड का ओवरलैपिंग ऐसे होता है। तो इसमें क्या हो रहा है आपका, देखिए इसमें रोटेशन क्यों होता है सिंगल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड का जो ओवरलैपिंग है वो देखिए एक ही एक्सिस में प्रेजेंट करता है, एक ही एक्सिस में प्रेजेंट करता है। जब रोटेट करता है, जैसे मान लीजिए आप ऐसा एज्यूम करें कि यहाँ पे क्या है, एक बेयरिंग लगा हुआ है, तो इस एक जब रोटेट करता है सिंगल बॉन्ड, मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगा, आप कोई 3D स्ट्रक्चर देख सकते हैं इसमें। जब सिंगल बॉन्ड रोटेट करता है तो आप मान लीजिए कि दो चक्का एक मतलब जो एक्सिस है, मतलब आप बैलगाड़ी देखेंगे, बैलगाड़ी के मतलब बीच में एक मतलब ये रहता है, एक्सिस रहता है, और दोनों चक्का क्या करता है, घूमते रहता है। तो आपको ये समझना है कि सिंगल बॉन्ड में क्या होता है कि दोनों जो एटम है वो एक एंगल से कनेक्टेड है, और ये रोटेट जब करता है मतलब सेम एक्सिस में रोटेट करता है, एक्सिस चेंज नहीं होता है। इसी के कारण क्या होता है, और बॉन्ड क्या होता है, टूटता नहीं है। इसी कारण सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, आपका मतलब रोटेशन पॉसिबल है। लेकिन वही अगर डबल बॉन्ड का बात करें तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, देखिए डबल बॉन्ड का क्या मतलब ये है रोल है, डबल बॉन्ड का रोल ऐसा है, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड में कुछ ऐसा ओवरलैप होगा, डबल बॉन्ड में कुछ ऐसा ओवरलैप होगा। देखिए इसे मैं आपका ये का बात बता रहा हूँ, आपका जो 2 ब्यूटीन दिया है, 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इससे जैसे 2 कार्बन कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड का ओवरलैप हो गया, और यहाँ पे ऊपर में देखिए ये आपका पाई बॉन्ड का ओवरलैप है। तो डबल बॉन्ड के केस में क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड के बीच तो रोटेशन होता है, लेकिन सिंगल बॉन्ड जैसे ही रोटेट करता है, पाई बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड देखिए, पाई बॉन्ड अगर रोटेट करता है तो क्या होता है, एक्सिस से निकल के चला जाता है, मतलब आप समझ लीजिए कि सॉकेट से खुल के निकल के चला जाता है। जैसे मान लीजिए आप इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए सिंगल बॉन्ड रोटेट कर रहा है आप, और ऐसे समझिए कि पाई बॉन्ड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के बीच रोटेट होता है, लेकिन ऊपर में जो पाई बॉन्ड है ये क्या है, ये गम जो होता है, गम से क्या होता है, चिपका रहता है। तो जैसे सिंगल बॉन्ड रोटेट करता है तो पाई बॉन्ड क्या होता है, अपना एक्सिस से निकल के चला जाता है, एक्सिस से निकल के चले जाता है। इसका मतलब क्या है कि पाई बॉन्ड टूट जाता है, और पाई बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड को अगर तोड़ना है तो मतलब एनर्जी का रिक्वायर्ड है, क्योंकि बॉन्ड को आप तोड़ रहे हैं तो उतना एनर्जी आपको मतलब अवेलेबल रहता नहीं है। इसलिए क्या होता है, मतलब रूम टेम्परेचर में उतना एनर्जी अवेलेबल नहीं रहता है। तो इसी कारण क्या होता है, पाई बॉन्ड में रोटेशन आप लोग का मतलब नहीं हो पाता है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया, देखिए द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस इज फाउंड इन, मतलब कार्बन कार्बन का बॉन्ड डिस्टेंस किसमें सबसे ज्यादा शॉर्ट है। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि बॉन्ड डिस्टेंस अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए बॉन्ड लेंथ का अगर हम लोग बात करेंगे तो बॉन्ड लेंथ में हम लोग जानते हैं कि जो आपका कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, उसके बाद क्या होता है डबल बॉन्ड का, और उसके बाद होता है ट्रिपल बॉन्ड का। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ओवरलैप जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतना कम।
यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा ओवरलैप है, उसके बाद डबल बॉन्ड में वो सबसे कम ओवरलैप किसमें है, आपका सिंगल बॉन्ड में, इसलिए बॉन्ड लेंथ इसका सबसे ज्यादा है। तो देखिए डायमंड क्या बोला है, आपको एक चीज क्या देखना है, डायमंड में सारा जो बॉन्ड है वो डायमंड का स्ट्रक्चर sp3 होता है और इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं रहता है। देखिए इथेन जो मॉलिक्यूल है, इथेन में भी क्या है, आपका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। इथेन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, आप देखेंगे ऐसे होता है इथेन का स्ट्रक्चर, ऐसे कुछ इथेन का स्ट्रक्चर होता है। इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। बेंजीन में आप देखेंगे, बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड आपका प्रेजेंट है। और एसिटिलीन का हम लोग स्ट्रक्चर देखें, एसिटिलीन का स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा है। तो एसिटिलीन का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें देखिए ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण हम लोग क्या देखेंगे, इसका जो बॉन्ड डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ है, सबसे कम है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, एसिटिलीन। एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे जैसे डायमंड बोला है तो यहाँ पे ग्राफाइट भी बोल सकता है आपको, ग्राफाइट में, ग्राफाइट भी कभी अगर ऑप्शन में दे दिया तो ग्राफाइट में आपको ध्यान रखना है कि ग्राफाइट का हाइब्रिडेशन sp2 होता है और इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट रहता है और 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। लेकिन डायमंड में कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं रहता है, सारा आपका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 15 नंबर, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन्स, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितना % s कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या ट्रिक्स है, देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसे sp2 और sp3 तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसका परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर निकालने के लिए क्या ट्रिक्स है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऊपर में 100 पुट करेंगे, सब में ऊपर में 100 पुट करेंगे और नीचे में क्या देंगे, नीचे में क्या रखेंगे, वो डिपेंड करता है कि s और p के बीच ऊपर कितना पावर है। आप देखिए s के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, p के ऊपर कोई भी पावर नहीं है। जब कोई भी पावर नहीं रहता है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग 1 पावर लेते हैं। देखिए यहाँ पे s के ऊपर 1 पावर, p के ऊपर 1 पावर, तो 1 पर 1 + 1 = 2, तो 50% s कैरेक्टर प्रेजेंट है इसमें sp में। तो वही हम लोग sp2 में जाएंगे, sp2 में ऊपर वही हमेशा 100 पुट करेंगे और नीचे क्या पुट करेंगे, डिपेंड करता है s और p के ऊपर कितना पावर है। p के ऊपर 2 पावर है और s के ऊपर 1 पावर है, 1 + 2 3। तो हम इसको सोल्व करेंगे 33.33% क्या हो जाएगा, s कैरेक्टर प्रेजेंट होगा आपका sp2 में। sp3 में हो जाएंगे 100 पुट करेंगे ऊपर में और नीचे में क्या पुट करेंगे, 3 + 1 4, तो 25% हम लोग का s कैरेक्टर निकल के आ जाएगा sp3 में। तो आपको देखना है कि sp में 50% s कैरेक्टर रहता है, sp2 में 33 और sp3 में 25% आपका s कैरेक्टर प्रेजेंट रहता है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि मतलब 25% मतलब क्या होता है, 1/4, 25% मतलब 1/4। क्यों, क्योंकि 25 को आप 100 परसेंटेज को अगर खोलेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से आपको ये करना पड़ेगा, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो 1/4 आपका निकल के आ जाएगा। इसको अगर एग्जाम में आता तो आपको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना था, जैसे मान लीजिए sp, sp2 और sp3 अगर ऐसा बोले, अगर मान लीजिए परसेंटेज नहीं पूछे आपका, ऐसे फ्रैक्शन में पूछे तो क्या करना है, आपको ऊपर में 1 करना है और नीचे में पावर को ऐड करना है, 3 + 1 4। अगर इसको इसका निकालें फ्रैक्शन में तो ऊपर में 1 रखना है और नीचे में पावर को ऐड करना है, 2 + 1 3, 1/3 हो जाएगा। अगर मान लीजिए sp का निकाले तो 1 ऊपर करना है और नीचे में क्या करना है, पावर को ऐड करना है, 1 + 1 2, तो 1/2। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए 1/4 sp3 में प्रेजेंट रहता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H10। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द चेन टू द अदर आर रेस्पेक्टिवली sp3 sp2 sp2 sp3 sp2 sp2 sp एंड sp। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एक आपका C8H10 का एक आपका दिया है, चेन दिया है, C8 मतलब 8 आपको कार्बन चेन पहले बनाना पड़ेगा और उसका क्या, कहाँ पे डबल बॉन्ड है, कहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, आपको वो क्या करना है, पुट करना है। जैसे क्या है कि लेफ्ट से राइट तक जब जाएंगे हम लोग तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हर कार्बन का sp3 sp2 ऐसे होना चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए एक सबसे बेस्ट मेथड क्या है, ऑप्शन मेथड। आपको इसको ऑप्शन से चेक करना है, ऑप्शन से आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या बोला कि लेफ्ट से राइट तक जब जाएंगे तो ऐसे हाइब्रिडेशन होना चाहिए, sp3 sp2 sp2 sp3 ऐसे हाइब्रिडेशन होना चाहिए। तो देखिए ऐसे उसको सॉल्व करने का क्या मेथड है, सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए को चेक करेंगे। देखिए ऑप्शन ए को जब चेक करते हैं तो जिससे मैं आपको हाइब्रिडेशन निकालने का ट्रिक्स बताया हूँ कि टर्मिनल कार्बन और नॉन टर्मिनल कार्बन का, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसको अप्लाई करेंगे। जैसे टर्मिनल कार्बन के लिए क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 और नॉन टर्मिनल के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन +2। तो देखिए इसका हम लोग हाइब्रिडेशन निकालेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं कि sp3 के लिए होता है 4, sp2 के लिए होता है आपका 3 और sp के लिए होता है 2। जब 2 निकलेगा आपको sp करना है, 3 निकले sp2 करना है और 4 निकले तो sp3 करना है। तो ये अब जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे करके एक बार लिख लिया करिए, तो आपको मतलब जल्दी सॉल्व होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। जो 3 है तो 3 + 1, क्योंकि ये टर्मिनल है, 3 + 1 4 मतलब sp3, तो sp3 हम लोग इसको लिखेंगे। तो चलिए तो हम लोग का ठीक हुआ। उसके बाद सेकंड वाला नंबर कार्बन आएंगे, कार्बन 1। तो कार्बन 1 में देखिए कितना है,
एक भी हाइड्रोजन नहीं है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है इसके ऊपर कार्बन, सेकंड कार्बन में, तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है। और ये क्या है, नॉन टर्मिनल है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन 0, तो 0 + 2 मतलब 2, 2 के लिए क्या करेंगे हम लोग, sp करेंगे। तो देखिए क्योंकि यहाँ पे sp3 sp2 बोला है, तो ऑप्शन ए जो है मेरा पहले ही रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी में जाएंगे, देखिए 3 है, 3 + 1 4 मतलब sp3 करेंगे, ये तो सही है। उसके बाद सेकंड कार्बन में जाएंगे, 2 + 2 4 मतलब sp3 होगा, इसका भी हाइब्रिडेशन, तो sp3 के बाद sp2 होना चाहिए, ऑप्शन बी भी हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा। सी के पास जाते हैं, देखिए 3 + 1 4 4 मतलब sp3 होगा, फर्स्ट वाला कार्बन। सेकंड कार्बन में देखिए 1 + 2 मतलब 3 3 मतलब sp2, चलिए यहाँ तक तो ठीक है, sp2 बोला है। उसके बाद वाला कार्बन जाते हैं, देखिए 1 कार्बन है, 1 + 2 मतलब sp2 यहाँ पे भी होगा, ठीक है, इतना तक तो ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 3 कार्बन हो गया। अभी 4 नंबर कार्बन निकालते हैं, देखिए यहाँ पे 2 + 2 4 4 मतलब sp3, तो sp3 यहाँ तक तो भी ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग जाते हैं उसके बाद वाला नंबर, इसमें क्या है, कार्बन एक भी नहीं है, मतलब 0 + 2 मतलब sp, देखिए यहाँ पे sp होना चाहिए लेकिन यहाँ पे sp2 बोला है, तो ये भी हम लोग का रॉन्ग हो गया। ऑप्शन डी हम लोग का सही होगा। ऑप्शन डी का आप जो ट्रिक्स है इसको आप सोल्व करके देखने लेना कि ऐसे ही आपका निकल के आएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोसेस ए sp कार्बन इन इट्स स्ट्रक्चर, sp कार्बन कौन सा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है आपको फाइंड करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ये मतलब हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर मैं बहुत सारा क्वेश्चन करा चुका हूं, आप इसको सॉल्व करके देख लेना। ऐसे इसका आंसर एक बार सी होगा, जैसे आपको मैं निकाल के भी देता हूं। देखिए यहाँ पे CH2 है, डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड CH2 है, तो देखिए इसका हम लोग हाइब्रिडेशन निकालेंगे, तो 2 + 1 3 3 मतलब क्या हो जाएगा, sp2, यहाँ पे 2 + 1 3 3 मतलब होगा sp2, और यहाँ पे 0 0 + 2 मतलब 2 sp, इसका हाइब्रिडेशन निकल के आ जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 18 नंबर में क्या बोला है, देखिए the chlorine carbon chlorine angle in 1122 tetrachloroethane and tetrachloromethane respectively will be about, इससे क्या बोला है कि 112 दो आपका दिया है, स्ट्रक्चर दिया है 1122 टेट्राक्लोरोइथेन, इसका अगर हम लोग इथीन, इसका अगर स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसका देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ऐसे, एक मिनट, ऐसे स्ट्रक्चर हम लोग इसका ड्रॉ करेंगे, एक मिनट यहाँ पे, तो अगर 1 करते हैं, इसका 2 करते हैं, तो देखिए ये स्ट्रक्चर निकल के आ गया 1122 टेट्राक्लोरो, टेट्रा मतलब 4 क्लोरो है, टेट्राक्लोरो इथीन, इसका स्ट्रक्चर ये हो गया। और उसके बाद क्या बोला, टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ऐसे, देखिए इसका हाइब्रिडेशन कितना आ रहा है, sp2 इसका हाइब्रिडेशन है, और इसका कितना है हाइब्रिडेशन, sp3। तो हम लोग जानते हैं कि sp2 का बॉन्ड एंगल कितना होता है, sp2 का बॉन्ड एंगल होता है आपका 120 डिग्री। जैसे sp2 का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री आया, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी को भी काट करेंगे, ऑप्शन सी को भी काट करेंगे, ऑप्शन डी को भी काट करेंगे, और ऑप्शन ए को काट करके हम राइट मार के हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पहले ही जो मतलब हम लोग का दिया हुआ है मॉलिक्यूल, उससे ही हम लोग का 120 डिग्री निकल के आ गया। हम लोग को टेट्राक्लोरोमीथेन को चेक करने की भी जरूरत नहीं था, लेकिन यहाँ पे sp3 है, और sp3 का हम लोग बॉन्ड एंगल जानते हैं कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो यहाँ पे ये ऑप्शन 1 ए होगा, 120 डिग्री, 109 डिग्री एंड 109.5 डिग्री। तो देखिए ये 28 जो मिनट्स है, इसको अगर डिग्री में आप कन्वर्ट करेंगे तो 109.5 डिग्री आपका निकल के आएगा, तो ऑप्शन ए हम लोग का सही होगा। तो